नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने कैप्शन में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब का ओवरव्यू देखेंगे। ये किताब यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, अंक विद्या न्यूमरोलॉजी बाय पंडित गोपेश कुमार ओझा जी। तो जो ये गोपेश कुमार ओझा जी हैं, इन्होंने ज्योतिष की बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, इसलिए मैं इस बुक को देख के इसमें इंटरेस्टेड हुआ था। तो ये किताब जो है बहुत अच्छी है। मेरे पास थोड़ा नया एडिशन है इसका, लेकिन नया एडिशन है तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये किताब अभी आपको मार्केट में मिल जाएगी। दूसरी बात ये दोस्तों कि ये किताब ना बिगिनर्स के लिए भी है और जो न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी है। इसमें बहुत सारी नई बातें हैं जो आपको अदरवाइज न्यूमरोलॉजी की किताबों में नहीं देखने को मिलती। मेरे पास न्यूमरोलॉजी की पुरानी पुरानी किताबें भी हैं बहुत सारी, लेकिन मतलब वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी यानी वेस्टर्न अप्रोच से जो न्यूमरोलॉजी डिस्कस करते हैं ज्यादातर किताब में वही लिखा होता है। ये किताब विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें भारतीय पर्सपेक्टिव से, एक भारतीय दृष्टिकोण से न्यूमरोलॉजी का डिस्कशन ऑथर ने किया है। दोस्तों, मैं इस न्यूमरोलॉजी की किताब का जब ओवरव्यू बनाने लगा अभी तो मुझे ध्यान आया, एक इंग्लिश की किताब है मेरे पास न्यूमरोलॉजी में, वो भी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगा वो भी आप सबको दिखानी चाहिए, लेकिन वो अभी मुझे मेरे पीछे जो बुक्स हैं उसमें नहीं मिली। शायद वो मैंने अपने स्टॉक रूम में रखी है। मैं उसको ढूंढ के भी शीघ्र ही उसके बारे में आप सबको अवगत कराता हूँ। आप सबसे मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट, क्यूरेटेड कंटेंट आपके सामने, सबके सामने लेके आऊँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना, और जो बिगिनर्स हैं और जो न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप इसका कंटेंट समझ पाओ। इसका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा जो है एक कॉम्प्लेक्स तो आप नहीं कह सकते, पर यदि आप इसका इंडेक्स देखोगे तो इसमें बहुत सारी नई चीजें लिखी हैं जो आपको अदरवाइज न्यूमरोलॉजी की किताब में नहीं मिलती। अच्छा, इस किताब की एक लिमिट है, यानी एक कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ। इस किताब को पढ़ने के लिए आपको एक तो हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में ही ये किताब है। और दूसरी बात, हिंदी ना केवल आनी चाहिए बल्कि देवनागरी स्क्रिप्ट में जो हम लोग काउंटिंग लिखते हैं ना, देवनागरी स्क्रिप्ट में, यानी हिंदी में जो काउंटिंग आप लिखी हुई देखते होंगे, वो भी आपको पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि इसकी जो यानी ये नंबर्स लिखे हैं ये हिंदी में लिखे हैं। तो यदि आपको हिंदी के नंबर नहीं आते तो इस किताब को पढ़ने में आपको समस्या आएगी। ये बात पहले ही आपको मैं बता देता हूँ। आप किताब खरीदने के बाद मुझे मत बोलना कि इसमें जो नंबर्स हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है और उस वजह से आप इसको पढ़ नहीं पा रहे। लेकिन यदि आपको हिंदी ठीक ठाक पढ़नी आती है और ये हिंदी के स्क्रिप्ट का यदि आप कहीं से समझ लो, आसान होते हैं समझने, इतने हुए मुश्किल नहीं, 10 ही नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो उसके बाद ये इस किताब को आप थॉरोली एंजॉय कर पाओगे। बिगनर हो तो भी और प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजर हो आप तो भी इस किताब को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। इस किताब में ज्योतिष से जुड़ी भी बहुत सारी बातें लिखी हैं जो कि अभी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। आप चलो दोस्तों इस वीडियो के ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस किताब को दिखाने के लिए मुझे किसी भी प्रकार का बेनिफिट, पैसा, प्रलोभन इत्यादि नहीं मिला। इस वीडियो में जितने भी व्यूज मैंने रखे हैं वो सारे मेरे अपने हैं, वो किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं उन सबसे मैं ये सिंसियर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बुक के ओवरव्यू को, इंडेक्स को अच्छे से समझना, क्योंकि मैं ये कह चुका हूं ये किताब भारतीय पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। अब जो पश्चिमी पर्सपेक्टिव है यानी वेस्टर्न जो एक अप्रोच है, उसमें एरीज सनसाइन वो होता है जो मार्च 21 से अप्रैल 19 तक बॉर्न होते हैं, उन सबको कह देते हैं ये एरीज सनसाइन है। लेकिन जो भारतीय मत है उसके अनुसार तो जो सूर्य मेष राशि में ही 14 अप्रैल के आसपास आते हैं, तो कोई 21 मार्च को पैदा होने वाला व्यक्ति भला भारतीय मत के अनुसार एरीज सनसाइन का कैसे होगा? वो तो 14 अप्रैल यानी 13 या 14 अप्रैल को मेष संक्रांति होती है, उसी दिन से जो पैदा होंगे वही तो जो है एरीज सनसाइन वाले व्यक्ति होंगे। तो इस तरह से इसमें भारतीय पर्सपेक्टिव डिस्कस किया गया है। अब हम इस किताब के इंडेक्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों इस समय यह पुस्तक आप अपने सामने रखी हुई देख सकते हैं, अंक विद्या न्यूमरोलॉजी बाय गोपेश कुमार ओझा जी। और यदि आपको यदि इसका बैक कवर देखेंगे तो कुछ ऐसे है, और एमआरपी यदि आप इस पुस्तक की देख पाए तो 150 रुपीज है। यदि इस बुक को खोलेंगे तो अंक ज्योतिष आएगा, फिर ये सब डिटेल्स आएंगी और उसके बाद ये पेज आएगा। आप देख सकते हैं इसे मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली से छापते हैं, और यहाँ पे उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, फिर प्राकथन है,
यानी प्रीफेस है जो विजयदशमी 2014 में लिखा गया था, और इसके बाद विषय सूची यानी इंडेक्स शुरू हो जाता है इस किताब का। तो ये किताब मोस्ट लाइकली यानी मिल ही जाएगी आपको कहीं पे जहां से आप ढूंढना चाहो। तो अब हम इसका इंडेक्स समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रकरण यदि आप इंडेक्स में देखेंगे तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी यानी अंक विद्या के बारे में बता रखा है। अंक विद्या रहस्य, पृथ्वी के तत्वों की विभिन्नता, मूल तत्व, शब्द और ब्रह्म की एकता, संख्या का महत्व यानी नंबर का इंपॉर्टेंस और उसकी पावर, संख्या और क्रिया का घनिष्ठ संबंध, 108 संख्या का महत्व, 54 का महत्व, अन्य संख्याओं का विषय, अन्य संख्याओं की विविध क्रियाओं में उपयोगिता, नाम और संख्या का संबंध, अनेक नाम से मनुष्य मुख्य नाम का निर्णय, नरपति जयचर्या का मत, फिर नाम, संख्या तथा जन्म तारीख का संबंध, गीता में 18 अध्याय ही क्यों है, उसके बाद 18 पुराण, महाभारत में 18 पर्व, रामायण में 9 दिन का पारायण, भागवत का 7 दिन में, गायत्री में 24 अक्षर, देवताओं तथा तिथियों की संख्या का रहस्य। तो ये सब चीजें पहले चैप्टर में ऑथर ने डिस्कस की हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं देखने से ही। नॉर्मल न्यूमरोलॉजी यानी अंक विद्या यानी अंक ज्योतिष की किताब में तो आप ये सब नहीं पढ़ते, यहाँ पे ये सब डिस्कस किया गया है। दूसरे प्रकरण में बेसिकली ये बताया गया है कि नंबर्स कुछ सालों बाद रिपीट होते हैं कुछ व्यक्तियों के लिए। जैसे सबसे पहली बात तो यही है कि क्या अंक विद्या में कुछ सत्यता है, यानी क्या इसमें कोई जो है सत्यता है न्यूमरोलॉजी में यानी अंक विद्या जिसे आप कहते हैं। फिर है 2 बादशाहों का 539 वर्ष के बाद एक सी संख्या की तारीख में जन्म, और फिर उतनी ही वर्ष के बाद एक सी घटनाओं की पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन। फिर विक्टर ह्यूगो का एक्सपीरियंस लिखा है। फिर 32 साल बाद बिल्कुल एक सी घटना की परंपरा, यहूदियों के इतिहास में 490 साल का महत्व, ऐतिहासिक उदाहरण, मिस्र और पैलेस्टाइन के संबंध में कीरो की भविष्यवाणी। उसके बाद 13 की संख्या की शुभता तथा अशुभता पर विचार, यानी 13 नंबर को बड़े लोग जो है अशुभ मानते हैं, लकी मानते हैं। बहुत बार कहते हैं ये बैट्समैन 13 पे आ गया, अब आउट होने के बहुत ज्यादा चांस हैं। 13 नंबर से बेसिकली वो लोग बहुत डरते हैं। अमेरिका के इतिहास में 13 की संख्या का महत्व, कीरो द्वारा दिया गया 13 संख्या का उदाहरण, 14 संख्या से संबंध, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना परंपरा। तो ये दूसरा चैप्टर है। काफी सारा डिस्कशन इस बुक में देखो पहले 2 चैप्टर्स में ही हो गया। इसके बाद भी सोचो इस किताब में अभी 7 चैप्टर्स बचे हैं, आगे हम देखते हैं। यदि आप इसका इंडेक्स का तीसरा प्रकरण देखेंगे तो आप देखेंगे कि काफी लंबा इसका कंटेंट है। मूल अंक बनाने की विधि दिया है, उनका प्रभाव दिया है, 1 से 9 तक के मूल अंक, अन्य संख्याओं के मूल अंक बनाने की प्रक्रिया, जिनका जन्म 1, 9, 19 या 28 तारीख को हुआ, उनका शुभ अशुभ विवेचन, यानी उनके लिए शुभ मास, शुभ अंक और शुभ रंग कौन सा होगा, उनके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष कैसे होंगे। फिर ऐसे ही 2, 11, 20, 29, फिर 3, 12, 21, उसके बाद 4, 13, 22 या 31 तारीख, उसके बाद जो है 5, 14, 23। तो ऐसे करके अलग अलग बार में दिया है। सबसे आखिर में दिखेंगे शुभ मास, रंग और जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष निकालना, यहाँ पे बता रखा है हर नंबर के लिए, यानी महीने की हर तारीख के लिए आप कह सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रकरण जो है इसमें संयुक्त अंक के बारे में बता रखा है। उसके बाद जन्म तारीख, जन्म मास तथा जन्म की ईसवी संख्या को जोड़कर उस पर आधारित फलादेश, डॉक्टर यूनाइटेड क्रॉस के मत। फिर कुछ भाग्यांक के एग्जाम्पल दिए हैं, 7 का, 5 का, 4 का, और विभिन्न भाग्यांकों से सहानुभूति रखने वाले अंक, यानी कौन से अंकों की दूसरे नंबर से सिंपैथी होती है, किस भाग्यांक वाले को कौन सा ईसवी सन अच्छा जाएगा। भाग्यांक से संबंधित शुभ वार, शुभ मास तथा शुभ तारीख का चार्ट दिया है। अंक विद्या और मंत्र दिया है। फिर सूर्य आदि नवग्रहों के यंत्र दिए गए हैं यहाँ पे। 5वां प्रकरण जब शुरू होता है तब बता रखा है नाम और अंक विद्या का संबंध, यानी नेम और न्यूमरोलॉजी में क्या कनेक्शन होता है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल लोग नाम बदल के अपना लक ट्राई करते हैं। फिर यहूदियों में नाम का महत्व, भारत में जन्म नक्षत्र के अनुसार नाम का महत्व, भारत में तो नाम ही जन्म नक्षत्र के अनुसार रखते हैं। फिर प्रसिद्ध नाम का महत्व, यानी किसी का नाम, जैसे नामकरण संस्कार में गोपाल रखा और वो जाना जाता है हार्दिक नाम से, तो उसका प्रसिद्ध नाम हो गया हार्दिक। अंग्रेजी के प्रत्येक अक्षर को संख्या में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, फिर एग्जाम्पल दिया है, उसका प्रयोजन दिया है, क्यों करते हैं। 10 से 70 तक की प्रत्येक संख्या का गुण और प्रभाव, देखो कितना
डिटेल में ये चैप्टर है। देखने में कंटेंट छोटा है, लेकिन इस चैप्टर में 10 से लेकर 70 तक हर नंबर का गुण और इम्पैक्ट दिया हुआ है। कोई नाम शुभ है या अशुभ, यह जानने का प्रकार, नाम और जन्म तारीख का सामंजस्य, यानी उनके बीच में जो एक सिंक्रोनी है वो कैसे बिठाएं, नाम के अनुसार कौन कौन सी तारीखें उपयुक्त होंगी, किस शहर या मोहल्ले में भाग्योन्नति होगी। देखो इस प्रकरण में भी बहुत सारी चीजें ऑथर ने बता रखी हैं। अब छठा प्रकरण शुरू होगा। यदि आप छठा प्रकरण देखेंगे तो यहाँ लिखा है मास वार तथा घंटे का महत्व। घंटा मतलब होरा, जिसे आप लोग वैदिक यानी भारतीय ज्योतिष में कहते हो। इंग्लैंड के राजघराने के एग्जाम्पल दिए हैं, भारतीय मत दिया है, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ। मास की शुभता और अशुभता, वार की शुभता अशुभता, दिन का कौन सा घंटा अनुकूल होगा, होरा विचार। यहाँ पे देखो होरा आ गया ना, जो हम लोग विचार करते हैं। होरा चक्र दिया है, किस राशि वाले को किस ग्रह की होरा अनुकूल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेली लाइफ में काम आने वाली चीज है। फिर इस संबंध में नवीन मत और अर्वाचीन मत जो भी है इस संबंध में, वो ऑथर ने इसमें बता रखा है। नवीन मत का खंडन, तो ऑथर के क्या आर्ग्यूमेंट है न्यू अप्रोच के अगेंस्ट, भारतीय मत की प्रधानता और अमृत घटी का विचार। ये अमृत घटी आप देखोगे इस प्रकरण में बता रखा है, आपको पता चलेगा ये किस काम आती है। इसके बाद यदि आप इस किताब को पढ़ते हो तो 7वां प्रकरण होता है जन्म मास के अनुसार फलादेश, सौर मास की महत्ता, पाश्चात्य मत। अब क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक जो भी पैदा होगा वो वेस्टर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एरीज मून साइन का होगा, लेकिन भारतीय मत जो है इसमें जो आगे दिया है वो अलग है। जैसे आप देखो भारतीय मत 13 अप्रैल तथा 12 मई के बीच में उत्पन्न मनुष्यों पर उच्चस्थ सूर्य का शुभाशुभ फल, क्योंकि भारतीय मत के अनुसार अप्रैल में 13-14 अप्रैल को जो है सन मेष राशि में आते हैं। अब मेष राशि में सन एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, और एक्सॉल्टेड होने पर उसका क्या शुभ अशुभ फल पड़ेगा मनुष्यों पर। 13 मई तथा 14 जून के बीच में जन्म लेने वाले हो गए, यानी वृष सनसाइन होगा उनका भारतीय मत के अनुसार। तो ऐसे हर महीने का जो फलादेश है, प्रभाव है, यहाँ पे इस चैप्टर में दिया गया है। आप देखो 13 मार्च यहाँ तक। उसके बाद आप देखो सारावली, होरासार आदि संस्कृत ग्रंथों का मत। यहाँ पे जो संस्कृत ग्रंथ हैं बहुत सारे, और उनके अलावा आचार्य वराहमिहिर जो थे उनका भी मत यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और ये चैप्टर से आप बहुत कुछ सीखोगे। ये बिगिनर भी पढ़ सकता है। तारीख के हिसाब से तो आप लोग पता कर ही सकते हो सन का ट्रांजिट किस राशि में कौन से दिन होगा, तो बिगिनर्स भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक जो हम न्यूमरोलॉजी की अदरवाइज दूसरी किताबों में देखते हैं, वो यहाँ इंडियन पर्सपेक्टिव के अनुसार आप लोग देख सकते हो। अब 8वां प्रकरण देखिए दोस्तों। न्यूमरोलॉजी की किताब में नॉर्मली नंबर्स के अलावा और कुछ दिया ही नहीं होता, लेकिन यदि आप इस किताब का 8वां चैप्टर देखोगे तो यहाँ पे पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन, समन्वय के बारे में भी बता रखा है। देखो 8वें चैप्टर में तो हस्तरेखा से घटनाओं का ज्ञान, कैसे डिवीजन किया जाना चाहिए, कैसे हम इवेंट के बारे में पता कर सकते हैं। फिर लिखा है भाग्य रेखा आदि पर वर्ष निश्चित करने में अंक विद्या की सहायता, हस्तरेखा संबंधी 2 पूरे पृष्ठ के चित्र, उदाहरण। तो देखो कितना सारा इस चैप्टर में पामिस्ट्री को इंक्लूड करके बता रखा है। फिर लिखा है जन्म कुंडली तथा अंक ज्योतिष का सामंजस्य, यानी फिर बर्थ चार्ट और न्यूमरोलॉजी का सामंजस्य के बारे में यहाँ पे बताया है। दशा अंतरदशा फल कथन के में अंक विद्या की उपयोगिता, फिर ट्रांजिट के अकॉर्डिंग जो फलादेश करते हैं वहां पे हम अंक विद्या को कैसे यूज कर सकते हैं। फिर वर्ष फल में अंक विद्या का यूज। देखो जो ट्रेडिशनल भारतीय ज्योतिष में प्रेडिक्शन की जाती है वो 3 आधार पर की जाती है। पहला दशा के आधार पर, दूसरा गोचर, और तीसरा वर्ष फल, जिसे आप लोग ताजिक भी कहते हो। तो यहाँ पे तीनों जो तरीके हैं, तीनों को न्यूमरोलॉजी से जोड़ के ऑथर ने बता रखा है कि हम कैसे फलादेश में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आ सकते हैं। फिर उसके बाद पता की कुंडली, केतु कुंडली, गुरु कुंडली, और देखो इतना सारा तो किसी भी किताब में आपको देखने को कंटेंट नहीं मिलेगा। इतना देख के आप समझ गए। अब हम आखिरी चैप्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न ज्योतिष में हम न्यूमरोलॉजी यानी अंक विद्या को कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बता रखा है। अंकों से प्रश्न विचार, भारतीय मत, प्रश्न के प्रत्येक अक्षर को संख्या में परिवर्तित करने का प्रकार, उदाहरण। आप यदि केरला की ज्योतिष थोड़ी प्रश्न जानते होंगे तो वहां पे क्या करते थे, अगर क्वेश्चन क्लियर होता था, स्पष्ट होता था, तो क्वेश्चन के कुछ
जो शब्द हैं उनके हिसाब से वो एक नंबर पे आ जाते थे और फिर उस प्रश्न का आंसर दे देते थे। तो कुछ वैसी मिलती जुलती अप्रोच तरीके यहाँ पे ऑथर ने बता रखे हैं। लाभ हानि विषयक प्रश्न, सुख दुख संबंधी प्रश्न, तेजी मंदी विषयक प्रश्न, अनेक प्रश्नों के उत्तर का प्रकार, वेस्टर्न ओपिनियन क्या है इस पे, अंकों से मूक प्रश्न ज्ञान, यानी मूक प्रश्न वो होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जो बोले नहीं जाते, लेकिन उसको भी हम नंबर की सहायता से जान सकते हैं। 3 से 84 तक के अंकों से मूक प्रश्न बताने की ज्योतिष पद्धति। देखो ये सब पद्धति मेथड्स किसी न्यूमरोलॉजी की किताब में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। फिर बता रखा है नाम के अक्षरों से जय पराजय ज्ञान, समर साल में वर्णित जय पराजय चक्र उदाहरण, कुछ पत्रों के अंश। देखो इतना सारा कंटेंट तो भाई आपको कहीं किसी न्यूमरोलॉजी की किताब में नहीं देखने को मिलेगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि अमेजन पे इस किताब की रेटिंग्स एवरेज क्यों है। बेसिकली उन लोगों ने ये किताब मंगवा ली होगी जो बेसिक जानते होंगे और ये सब चीजें समझ पाने में मेरे हिसाब से कैपेबल नहीं होंगे। देखो 9वां चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, 8वां और 9वां, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती चीजें, वो यहाँ पे ऑथर ने लिखी हैं। गोपेश कुमार ओझा जी बहुत अच्छे ऑथर हैं, इन्होंने ज्योतिष की बड़ी अच्छी जो किताबें हैं वो लिखी हैं। यदि आप ज्योतिष की किताबें हिंदी की पढ़ते हो तो इनकी किताबें डेफिनेटली आपने गो थ्रू कभी ना कभी लाइफ में की होंगी मेरे हिसाब से। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इस किताब का ओवरव्यू आपको पसंद आया होगा। मुझे बहुत पसंद है ये किताब। वैसे न्यूमरोलॉजी एटसेट्रा में ज्यादा इस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसमें बहुत सारे नए तरीके हैं, नए अप्रोचेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप अदरवाइज न्यूमरोलॉजी में नहीं पढ़ते हो। तो मेरे हिसाब से ये किताब जो है आप लोग ले सकते हो, क्योंकि इसके लिए ज्योतिष जानना ज्यादा आवश्यक है भी नहीं, और न्यूमरोलॉजी तो आपको पता ही है, जो बिगनर्स होते हैं वो भी पढ़ ही लेते हैं, इतनी कोई मुश्किल होती नहीं। जो डेस्टिनी नंबर है, मूलांक इत्यादि है, वो निकालना आ जाए, फिर न्यूमरोलॉजी जो है बहुत आसान हो जाती है। फिर उसमें काफी सारी चीजें हैं, आजकल सोशल मीडिया पे आप सीख सकते हो यहाँ वहां से। तो लेकिन अच्छी किताबें तो आपके साथ डेफिनेटली होनी चाहिए, और न्यूमरोलॉजी के ऊपर डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड बुक टू हैव। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। कोई सजेशन, फीडबैक हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा आपके कमेंट का मैं उत्तर दे पाऊं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था। अगले वीडियो में मैं आपसे किसी और विषय पर बात करूंगा। तब तक मैं भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सबको ठीक रखे, स्वस्थ रखें, आपका मंगल करें। जय श्री राम दोस्तों।